हेलो मेडिकोस, वेलकम टू रूबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। देखिए, आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है ऑल्टर्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी। देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने हीमोडायनामिक चेंजेस की बात करी थी। अपन ने ये बात बोली थी कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है उसके अंदर दो इवेंट्स होते हैं, एक वेस्कुलर इवेंट्स होते हैं तो एक सेल्युलर इवेंट्स होते हैं। और जो वेस्कुलर इवेंट्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक हीमोडायनामिक चेंजेस होते हैं और एक ऑल्टर्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी होता है। देखिए, लास्ट लेक्चर में अपन हीमोडायनामिक चेंजेस की बात कर चुके हैं और आज के लेक्चर में अपन ऑल्टर्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगर अपन इस टर्मिनोलॉजी को ही समझे तो टर्मिनोलॉजी को ही देख के अपन को पता चल रहा है कि वेस्कुलर का मतलब है ब्लड वेसल्स और परमिएबिलिटी का मतलब है कि ब्लड वेसल्स की जो वॉल होगी उसकी परमिएबिलिटी यहाँ पे ऑल्टर होगी और चेंज होगी। अब अगर ये परमिएबिलिटी चेंज होगी तो वो क्यों होना है? वो होना है ताकि इडेमा हो पाए। लास्ट लेक्चर में अपन ने ट्रांसट्यूएट की बात करी थी और वहाँ पे भी अपन ने डिफरेंस की बात करी थी कि एक्सुडेट और ट्रांसट्यूएट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अपन ने ये कहा था कि ट्रांसट्यूएट जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड का मूवमेंट होता है, तो एक्सुडेट के अंदर फ्लूइड के साथ में सेल्स और प्रोटीन का भी मूवमेंट होता है। यानी कि जो ट्रांसट्यूएट होता है वो हमेशा एक प्रेशर प्रॉब्लम होगा क्योंकि फ्लूइड का जो मूवमेंट होगा वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। वहीं एक्सुडेट जो होगा वो परमिएबिलिटी प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन वगैरह के भी मूवमेंट कराना है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर मेम्ब्रेन परमिएबल होगी तो ही इसका मूवमेंट हो पाएगा और आपके एक्सुडेट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल परमिएबिलिटी का रोल क्यों आ रहा है? परमिएबिलिटी का रोल आ रहा है एक्सुडेट के अंदर। ये बात क्लियर हुई। और इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से होगा कि आपके इडेमा जो है वो देखने को मिलेगा। इडेमा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा इन द इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट इन एंड अराउंड द इन्फ्लेम्ड टिश्यू। यानी कि ओवरऑल अगर अपन देखें कि जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हुआ है उसके सराउंडिंग टिश्यू के अंदर आपका फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा और उसकी वजह से आपको इडेमा देखने को मिलेगा। अब बात यह है कि ये जो फ्लूइड जो बाहर निकलेगा एंडोथेलियल वॉल से इन द पेरिफेरल वेस्कुलर बेड, यानी कि जो माइक्रो सर्कुलेशन वाली कंडीशन है, यानी कि अगर सपोज़ ये एक टिश्यू पार्ट है और यहाँ पे इंजरी हो रखी है और यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि इस टिश्यू की खुद की क्या है, एक सर्कुलेशन है और इस सर्कुलेशन को अपन क्या कहेंगे, माइक्रो सर्कुलेशन कहेंगे या फिर अपन इसे पेरिफेरल वेस्कुलर बेड कहेंगे। और इससे जो फ्लूइड निकलेगा वो फ्लूइड क्या होगा, इनिशियली तो आपके ट्रांसट्यूएट इन नेचर होगा जिसकी बात अपन लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन टाइम के साथ में ये जो फ्लूइड होगा वह एक्सुडेट इन नेचर हो जाएगा। मतलब क्या है कि इनिशियली ये जो फ्लूइड निकल रहा है, और यहाँ पे फ्लूइड का मतलब है कि जो प्लाज्मा निकल रहा है वो इनिशियली ट्रांसट्यूएट नेचर का क्यों है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से प्लाज्मा बाहर निकल रहा है। यानी कि आपके प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से अगर प्लाज्मा बाहर निकल रहा है तो इस चीज़ को अपन क्या कहेंगे, ट्रांसट्यूएट कहेंगे। लेकिन विथ टाइम क्या होगा कि ये जो फ्लूइड बाहर निकल रहा होगा वो परमिएबिलिटी चेंजेस की वजह से बाहर निकल रहा होगा कि जो आपके एंडोथेलियल वॉल होगी वो ज़्यादा परमिएबल हो जाएगी ताकि आपके प्लाज्मा के साथ साथ में प्रोटीन्स और सेल्स जो है वो भी बाहर निकलने लगेंगे। यानी कि बाद में जो ये फ्लूइड होगा वो एक्सुडेट इन नेचर हो जाएगा। इतना समझ आया? अब देखिए कि ये कह रहे हैं कि ट्रांसट्यूएट अपने को क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि वैसोडाइलेशन बढ़ेगा, वैसोडाइलेशन बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा और अपने को प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलेगा। वहीं बाद में एक्सुडेट क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि वेस्कुलर परमिएबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी और साथ में इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो देखने को मिलेगी, यानी कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केस में न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है कि भाई इनिशियली जो फ्लूइड है वो ट्रांसट्यूएट इन नेचर है, बाद में अपन बात करेंगे एक्सुडेट इन नेचर है। बट यहाँ पे सबसे मेन सवाल अपने पास ये आ रहा है कि भाई वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ी और वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ने की वजह से इन्फ्लेमेटरी इडेमा देखने को मिल रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है ये अपने को समझना है। तो देखिए, और यही इस लेक्चर का सबसे बड़ा पॉइंट है और इसको समझना ही इस लेक्चर का मेन मोटिव होना चाहिए। देखिए, ये तो आपको थ्योरी दे रखी है, ये थ्योरी तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आपको ये समझना है कि एक्चुअल में दो फोर्सेस यहाँ पे मेन रोल प्ले करेंगे, एक तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो एक कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। एक पॉइंट समझ लीजिएगा कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो एक तरीके का पुशिंग फोर्स है और जो कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एक तरीके का पुलिंग फोर्स है। मतलब कहीं पे भी सपोज़ ये आपका कोई पार्ट है और उस पार्ट के अंदर अगर कोई फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रखा है तो जब भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ पे एक्ट करेगा इसका मतलब है कि ये फ्लूइड जो है वो इस पार्ट के बाहर जाएगा, ठीक है। और जब भी कोई कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर एक्ट करेगा तो फ्लूइड जो बाहर है
वो इसके अंदर आएगा। एक बेसिक आइडिया आपको समझ में आना चाहिए। अब अपन बात कर रहे हैं कि भाई फ्लूइड बाहर जाना है और फ्लूइड अंदर आना है, तो यहाँ पे अपन बाहर और अंदर किसके अंदर भेजेंगे, तो यहाँ पे बात करेंगे अपन माइक्रो सर्कुलेशन की या मोर स्पेसिफिकली कह लो अपन ब्लड वेसल्स वाली जो साइट है वहाँ उसकी बात कर रहे हैं कि वहाँ से ब्लड आपके निकलेगा और वहीं पे आपके ब्लड वहीं से आपका फ्लूइड निकलेगा और वहीं से आपका फ्लूइड जो है वो आने का करेगा। अब देखो यहाँ पे जो ये दोनों फोर्सेस है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कॉलिड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो दो जगह पे एक्ट करेंगे। एक तो इंट्रावेस्कुलर आपके कॉलिड ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। इंट्रावेस्कुलर का मतलब है कि आपके ब्लड वेसल वाली जो साइट होगी उसकी बात कर रहे हैं। और एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है यानी कि जो टिश्यू साइट पे जो टिश्यू फ्लूइड है उसका कॉलिड ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। अब इतना अपने को समझ आ रहा है कि भाई इंट्रावेस्कुलर अगर कॉलिड ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड को लेके आएगा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा वो ब्लड वेसल से फ्लूइड को लेके जाएगा, मतलब बाहर निकालेगा सर्कुलेशन से। इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जब बात करेंगे तो उसका जो कॉलिड ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो टिश्यू साइट पे फ्लूइड को लेके आएगा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो टिश्यू साइट से फ्लूइड को लेके जाएगा। इतना समझ आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमेशा जो फ्लूइड का मूवमेंट होता है वो हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के टुवर्ड्स होता है। यानी कि जो मूवमेंट होगा वो जहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है वहाँ पे फ्लूइड का मूवमेंट होगा। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर जहाँ पे कम है वहाँ से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाली साइड पे मूवमेंट होगा। तो दो तरीके से फ्लूइड का मूवमेंट हो सकता है, हाई टू लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको बड़े आराम से समझ आई चीज़ें। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, अपने को इडेमा नहीं देखने को मिलता। क्यों नहीं देखने को मिलता, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन के अंदर कैपिलरी साइट पे यानी कि जो इंट्रावेस्कुलर साइट है वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा और टिश्यू साइट पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा। इसकी वजह से फ्लूइड का मूवमेंट क्या होगा, कैपिलरी साइट से टिश्यू साइट पे फ्लूइड का मूवमेंट होगा हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लूइड का मूवमेंट होगा। और नॉर्मल कंडीशंस में आपके ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है और टिश्यू साइट पे और कैपिलरी साइट पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। अब टिश्यू साइट पे अपन कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कम है और कैपिलरी साइट पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। तो क्यों ज़्यादा है, तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो प्रोटीन्स की वजह से देखने को मिलता है। और ब्लड के अंदर मेन प्रोटीन जो कि ऑन्कोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो एल्बुमिन होता है। तो एल्बुमिन अभी प्रेजेंट है। एल्बुमिन क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि फ्लूइड का अभी तक एक्सुडेशन या ट्रांसड्यूशन नहीं हुआ है। तो एल्बुमिन अपन देखें अंदर है, तो एल्बुमिन है तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा और फ्लूइड का जो मूवमेंट है वो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर के टुवर्ड्स होगा। इसकी वजह से देखो कि भाई यहाँ पे फ्लूइड क्या हो रहा है, टिश्यू साइड पे जा रहा है, यहाँ पे वापस से फ्लूइड क्या हो रहा है, कैपिलरी साइड पे आ रहा है। तो एक बैलेंस अपने को देखने को मिल रहा है, ना तो यहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा जा रहा है ना यहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर जो एंडोथेलियल वॉल्स होते हैं वो लीकी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो फ्लूइड है वो बाहर निकलने लगता है। फ्लूइड बाहर निकलने लगता है तो साथ में आपके प्रोटीन्स जो होते हैं ना वो भी बाहर निकलने लगते हैं। प्रोटीन्स बाहर निकल रहे मतलब आपके एल्बुमिन भी बाहर निकलने लगेगा। और एल्बुमिन अगर बाहर निकलने लगेगा तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम होगा, पहली बात तो। और दूसरा आपके एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर वैसोडाइलेशन देखने को मिलता है। वैसोडाइलेशन की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वही बात है कि कैपिलरी साइड पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो बढ़ गया एक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से, और टिश्यू साइड पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अभी भी कम है। तो फ्लूइड का मूवमेंट कहाँ होगा, कैपिलरी से टिश्यू साइड पर होगा। वहीं अगर अपन ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कम हो गया है। क्यों कम हो गया है, क्योंकि आपके एल्बुमिन जो है वो बाहर निकल चुका है एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर, क्योंकि वॉल्स लीकी हो गए हैं। और यहाँ पे अब टिश्यू साइड पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया। तो फ्लूइड का मूवमेंट वापस से लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ होगा, मतलब वापस से टिश्यू साइड की तरफ ही फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा होगा। तो ओवरऑल अपन देखें कि टिश्यू साइड पे यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आपके फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो आपके एक्यूमुलेट होने लगेगा और उसकी वजह से इडेमा देखने को मिलेगा। अब ये जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है वो किस नेचर का है, तो अपन कहेंगे एक्सुडेट नेचर का है। क्यों एक्सुडेट नेचर का है, क्योंकि फ्लूइड के साथ में यहाँ पे प्रोटीन्स जो है जैसे कि एल्बुमिन वगैरह वो भी बाहर निकले हैं और साथ में सेल्स भी बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके के फ्लूइड को अपन एक्सुडेट इन नेचर फ्लूइड कहेंगे। और इसकी वजह से जो इडेमा हो रहा है उसे अपन एक्सुडेटिव इन्फ्लेमेटरी इडेमा कहते हैं। ये समझ आया।
बस मेन कॉन्सेप्ट इस साइड पे समझना था। अब तो खाली थ्योरी है कि भाई आपके इन्फ्लेमेटरी एडिमा जो होता है वो कैसे हो रहा है वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से। तो ये एक्सप्लेन करते हैं स्टार्लिंग हाइपोथेसिस, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस होता है वो दो अपोजिंग सेट ऑफ फोर्सेस मेंटेन करके रखते हैं कि फ्लूइड के इनवर्ड मूवमेंट के लिए। अब इनवर्ड मूवमेंट कहाँ पे, माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर जो इनवर्ड मूवमेंट होने वाला है, यानी कि ब्लड वेसल वाली साइड पे इनवर्ड मूवमेंट कौन कराएगा, ब्लड वेसल्स का कॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि इंट्रावेस्कुलर कॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर आपने कहेंगे कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसकी वजह से तो क्या होगा, फ्लूइड का इनवर्ड मूवमेंट होगा माइक्रो सर्कुलेशन में। वहीं अपन बात करें कि फ्लूइड के आउटवर्ड मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब माइक्रो सर्कुलेशन से फ्लूइड जो है वो कहाँ जाएगा, टिश्यू साइड पे जाना चाहिए। अब टिश्यू साइड पे जाने के लिए मतलब ब्लड वेसल से फ्लूइड जाना चाहिए, मतलब पुशिंग फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स काम करेगा, तो इंट्रावेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि आपके ब्लड वेसल्स का क्या होगा, पुशिंग फोर्स होगा। तो वहीं आपके जो टिश्यू साइट है उसका पुलिंग फोर्स काम करना चाहिए, तो यहाँ पे काम करेगा कॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये समझ आया। अब वही बात है वापस से कि नॉर्मल सिचुएशन के अंदर थोड़ा बहुत फ्लूइड ही आपके इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में जाता है। क्यों जाता है, यहाँ पे अपन ने देखा था, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे बैलेंस देखने को मिल रहा है, इस वजह से। और जो थोड़ा बहुत फ्लूइड जाता है वो भी लिम्फेटिक्स ड्रेन कर देते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल सिचुएशन में कोई भी एडेमा नहीं देखने को मिलता है। लेकिन वहीं इन्फ्लेम्ड टिश्यू के अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केस में एंडोथेलियल लाइनिंग जो होगी वो लीकी हो जाएगी, और इंट्रावेस्कुलर कॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसकी वजह से कम हो जाएगा, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाली साइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है। और फिर फाइनली अपन देखें तो जो मूवमेंट होना है फ्लूइड का वो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के टुवर्ड्स होने लगता है, टिश्यू साइड पे होने लगता है, जिसकी वजह से इडेमा देखने को मिल रहा है। और इस तरीके के इडेमा को अपन एक्सुडेटिव इन्फ्लेमेटरी इडेमा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फ्लूइड है वो एक्सुडेट इन नेचर होता है। इसके अपन बात कर चुके हैं। अब देखिए ये डायग्राम आप नोट्स से देख लीजिएगा, नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी डायग्राम को मैंने ऊपर सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन कर रखा है, दो पार्ट में डिवाइड करके एक्सप्लेन कर रखा है। ये डायग्राम एक बार आप देख लीजिएगा नोट्स से, ठीक है। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो अपने पास आ रहा है कि भाई अपन ने कहा कि एंडोथेलियल वॉल्स जो वो लीकी हो रहे हैं, और वो लीकी हो कैसे रहे और वेस्कुलर लीकेज कैसे हो रहा है वो अपने को समझना है। यानी कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ वेस्कुलर लीकेज। पूरा याद करने का ही टॉपिक है ये समझिएगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा मैकेनिज्म से आपके वेस्कुलर लीकेज होता है। 5 मैकेनिज्म यहाँ पे दे रखे हैं। पहला तो कि गैप का डेवलपमेंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि या तो आपके माइल्ड एंडोथेलियल सेल डैमेज हो जाए या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, जो अपन ने बोला। तीसरा है कि डायरेक्ट इंजरी ही हो जाए। चौथा हो सकता है एंडोथेलियल इंजरी हो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल से, यानी कि जो आपकी ल्यूकोसाइट्स है उससे एंडोथेलियल इंजरी हो जाए। और पांचवा पॉइंट है कि नियोवेस्कुलराइजेशन की वजह से लीकीनेस देखने को मिले। ये कंडीशन वैसे अपने को टिश्यू रिपेयर में देखने को मिलती है। जब अपन टिश्यू रिपेयर और हीलिंग का टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि जब भी किसी साइड पर इंजरी होती है और वहाँ पर जब टिश्यू रिपेयर किया जाता है तो उस एरिया के अंदर एक नया सर्कुलेशन का, माइक्रो सर्कुलेशन का डेवलपमेंट होता है, और इससे अपन नियोवेस्कुलराइजेशन कहते हैं। नियोवेस्कुलराइजेशन कहते हैं। और उस नियोवेस्कुलराइजेशन की वजह से भी आपके लीकेनेस देखने को मिल सकती है एंडोथेलियल वॉल्स में। तो पांचों ये जो आपके मैकेनिज्म के नाम हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब एक टेबल दे रखी है, इस टेबल के अंदर अपने को देखना क्या है कि कौन सा मैकेनिज्म कौन सा माइक्रोवेस्कुलेचर पे एक्ट कर रहा है, मतलब आर्टरी पे एक्ट कर रहा है कि वेन पे एक्ट कर रहा है कि कैपिलरी पे एक्ट कर रहा है या तीनों पे ही एक्ट कर रहा है। एक तो आपको ये देखना है। दूसरा इसका पैथोजेनेसिस क्या, मतलब कौन से केमिकल्स की वजह से ऐसा हो रहा है कि ये जो इंजरी हुई है वो किसकी वजह से हुई है, वो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल्स एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है और रिस्पॉन्स टाइप भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दो पॉइंट अपने को समझने। अब देखिए पहला पॉइंट अपन ने क्या बोला था कि गैप का डेवलपमेंट हो रहा है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स। अब ये जो एंडोथेलियल सेल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, उसकी वजह से आपको लीकीनेस देखने को मिलती है वेन्यूल्स वाली साइड पे। और ऐसा क्यों होता है, हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन की वजह से। ये जब अपन केमिकल मीडिएटर्स पढ़ लेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन के तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। बट अभी के लिए आपको याद करना है, पूरा रटने वाला टॉपिक है, आपको याद ही करना पड़ेगा कि हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन की वजह से वेन्यूल्स पे आपके एंडोथेलियल सेल कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से लीकीनेस देखने को मिलेगी।
दूसरा अपन ने कहा था कॉन्ट्रैक्शन या माइल्ड एंडोथेलियल इंजरी हो सकती है और उसकी वजह से आपके लीकीनेस वेन्यूल्स और कैपिलरीज दोनों में देखने को मिल सकती है और ऐसा हो सकता है इंटरल्यूकिन 1 की वजह से या TNF अल्फा की वजह से। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है कि भाई डायरेक्ट एंडोथेलियल सेल इंजरी हो जाए तो इसकी वजह से लीकीनेस आर्ट्रियोल्स में भी देखने को मिल सकती है, वेन्यूल्स में भी देखने को मिल सकती है, तो कैपिलरीज में भी देखने को मिल सकती है। और इसका पैथोजेनेसिस क्या होगा? सेल नेक्रोसिस एंड डिटैचमेंट, यानी कि आपके डेड सेल की वजह से डायरेक्ट आपके एंडोथेलियल इंजरी होगी जिसकी वजह से लीकीनेस देखने को मिलेगा और तीनों वेस्कुलेचर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, आर्ट्रियोल्स में भी, वेन्यूल्स में भी और कैपिलरीज में भी। फिर आता है ल्यूकोसाइड मीडिएटेड एंडोथेलियल इंजरी, यानी कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स की अपन ने बात करी थी, क्योंकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर मेन इन्फ्लेमेटरी सेल्स कौन होते हैं? न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं, तो उसकी अपन ने बात करी थी। और इसकी वजह से एंडोथेलियल इंजरी जो है या लीकीनेस जो आपको देखने को मिलेगा वो वेन्यूल्स और कैपिलरीज दोनों के अंदर देखने को मिलेगा। और इसका जो रीज़न है कि ल्यूकोसिटिक एक्टिवेशन हो गया, कि न्यूट्रोफिल्स का एक्टिवेशन हो गया और वेन्यूल्स और कैपिलरीज के अंदर एंडोथेलियल वॉल के अंदर लीकीनेस देखने को मिल रहा है। और जो न्यूवेस्कुलराइजेशन की अभी अपन ने बात करी थी कि जो हीलिंग के अंदर देखने को मिलता है या ट्यूमर्स वगैरह में देखने को मिलता है, ये सारे लेवल्स पे देखने को मिलेगा। और इसका मेन रीज़न होता है एंजियोजेनेसिस और एक ग्रोथ फैक्टर है जो कि है VEGF। ये अपन जब टिश्यू रिपेयर पढ़ेंगे तब आपको दोनों चीज़ें बहुत बेहतर समझ आ जाएगी, अभी आपको सिर्फ नाम याद करना है, ठीक है। So guys, that was all about today's lecture. If you found this lecture useful and helpful, then please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.